नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के जारी किए गए एक तहरीरी फैसले से। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान को 72 और आईने पाकिस्तान बने 47 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम को आइन में दिए गए हुकूक मिल नहीं रहे। जमहूरी इक़दार, एहतराम, बर्दाश्त, शफाफियत और मसाबात के उसूलों का मजाक उड़ाया जाता है। अदम बर्दाश्त, अकरबा परवरी और खुद नुमाई तरजीहात बन चुकी हैं। अना परस्ती और ख़ुद को ठीक कहने की रिवायत मुआशरे में जड़ पकड़ चुकी है और करप्शन पाकिस्तानी मुआशरे में मुकम्मल तौर पर रच बस चुकी है। हमारे मुआशरे, हमारे निज़ाम, हमारे मुल्क की हालात की ये तशरीह मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने की। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने हमारे मुआशरे की ये तशरीह की है। जितनी बीमारी इस फैसले में अदालत ने हमारे इस मुआशरे में और निज़ाम में बताई हैं, जितनी बीमारियाँ, उनकी सबसे बड़ी वजह भी बता दी गई है, और वो ये है कि पाकिस्तानी मुआशरे में करप्शन मुकम्मल तौर पर रच बस चुकी है। अच्छा, ये करप्शन है क्या? ये करप्शन क्या है? करप्शन की मुख्तसर और सादा सी तारीफ ज़रा समझ लीजिए कि इक़्तिदार में आने के बाद आवाम से लिए गए टैक्स के पैसों को ज़ाती मुफादात या कारोबार में इस्तेमाल करना। पाकिस्तान की सियासत में इस करप्शन का जिक्र तकरीबन हर सियासत की। अब नाज़रीन ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। मुझ समेत आप सब ने, इस कौम ने अपने जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे बारहा ये बयानात सुने हैं कि करप्शन ने मुल्क की माशी जड़ों को कमज़ोर कर दिया, खोखला कर दिया, ब्ला 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 ब्ला। करप्शन ने इदारों को तबाह कर दिया, करप्शन ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, करप्शन ने मुल्क के निज़ाम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। ये सब कहते हैं बातें, सब। किस किस का नाम लूं और किस किस का नाम छोड़ूं? लेकिन अब सवाल क्या है? सवाल ये कि करप्शन करता कौन है? आप सब जो बातें करते हैं, आप सब में से करप्शन करता कौन है? कोई तो है ना जो करप्शन करता है। जब पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था तो ये इल्ज़ाम नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी पे लगाया जाता रहा। कैसे? ये ज़रा देखिए। 2013 के इंतखाबात के बाद जब नून लीग ने इक़्तिदार संभाला तो याद करें, नून लीग ने जहां पीपल्स पार्टी पर कई हज़ार इल्ज़ामात गाए। 1988 से जमहूरियत का सुनहरी दौर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के वज़ीर आज़म बनने से शुरू होता है, जब डॉलर की कीमत 18 रुपये थी। और उसी साल दिसंबर में 1988 में पीपल्स पार्टी ने आलमी इदारों ने कर्ज के दौर जो प्रोग्राम है वो हासिल किए, जो 1990 और 1992 में ख़त्म हुए। अच्छा, उन प्रोग्रामों के ख़त्म होने का मतलब ये है कि कर्ज वापस करने की मुद्दत ख़त्म हुई, मगर कर्ज वापस नहीं किया गया। इससे पहले 1980 में जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में 2 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया था, जो उसी दौर में वापस भी कर दिया गया था। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के बाद जितने भी कर्जे लिए गए वो बदकिस्मती से पाकिस्तान वापस नहीं कर सका और आज हम कर्जों में मकरूज़ हैं। इक़्तिदार में आने वालों ने कर्जा लेने पर तो फोकस किया, लेकिन देने की कोशिश करना मुनासिब ना समझी। कर्जा तो ले लिया गया और लिया जाता रहा, लेकिन लगाया कहाँ गया, कितना लगाया गया, कहाँ लगाया गया, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इनमें से किसी के पास नहीं है। क्योंकि कर्जा लेना करप्शन नहीं है, वो कर्जा लगाया कहाँ गया, उसे जस्टिफाई ना करने का मतलब करप्शन हुई। और हकीकत ये है कि आज तक कोई भी हुक्मरान कर्जा लेने के बाद उसे लगाया कहाँ, ये कहाँ लगाया गया, ये बता ना सका। पीपल्स पार्टी ने विफाक में 5 साल मुकम्मल किए और सिंध में दर्जन साल, माशाल्लाह दर्जन साल, 12 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है 12 साल से सिंध में। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने दौर में लिए गए इन तमाम कर्जों का हिसाब देगी जो उसने लिए? 2008 में पाकिस्तान पर 6000 अरब का कर्जा था, 6000 अरब का कर्जा 2008। अब 2008 से 13 तक अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत की, तो ये कर्जा हम देखते हैं कि बढ़ गया और 36,000 अरब तक हो गया। और पीपल्स पार्टी के दौर से पहले जो पाकिस्तानी 36,000 रुपये का मकरूज़ था, वो रकम 88,000 होगी, 88,000 तक पहुँच गई। कर्जा लिया तो गया, दोबारा अपना सवाल दोहराऊंगी कि लगाया कहाँ, कौन बताएगा, मुकम्मल तफसीलात कौन देगा? कर्जा लिया तो गया, लेकिन मुनाफे में जाती हुई स्टील मिल्स तबाही के दहाने पर पहुंच गई। कर्जा लिया गया, लेकिन देखें ना, अजीब कर्जा था कि कर्जा लिया गया लेकिन बेहतरी नहीं आई कौमी इदारों में। कौमी एयरलाइन का भी दिवालिया निकल गया। कर्जा लिया गया लेकिन कोई एक सरकारी इदारा मुनाफा कमा कर दे ना सका। कर्जा लिया गया, लेकिन इस लिए गए कर्जे से, ये जो कर्जा लिया गया था उससे अवाम की हालत बदल ना सकी। कर्जा लिया गया, सेहत, कानून, इंसाफ और दीगर शोबों में तरक्की ना हो सकी। कर्जा लिया गया, मसाइल का अंबार कम ना हो सका। फिर भी जियाले
जियाले, जिए भुट्टो बिलावल कल कहते रहे और कहते रहेंगे, जिए भुट्टो और जिए बिलावल। क्या कहूँ, अफसोस का इजहार कर सकती हूँ ऐसे जालों पर। इनका जमहूरी हक है, कह सकते हैं, इनकी अपनी पसंद है, वो अपने हाल में खुश हैं, मुतमईन है, तो कहते रहें। लेकिन उसी पीपल्स पार्टी की मौजूदा इत्तेहादी जमात ने जब भी पीपल्स पार्टी की मुखालफत की, जिस दौर में भी की, उनमें कई सौ इल्ज़ामात के साथ इस बात का इल्ज़ाम भी कई सौ बार लगाया कि पीपल्स पार्टी ने करप्शन करके मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। ये इल्ज़ाम नून लीग पर पीपल्स पार्टी ने भी इतनी ही बार लगाया, इतनी ही बार। ये क्लिप देखिए जरा। अच्छा, 1990 में नवाज शरीफ साहब का जो पहला दौरे हुकूमत शुरू हुआ था, उन्होंने भी 1993 में $1 अरब के करीब बैरूनी कर्जा लिया। अब सुनते जाइएगा नाजरीन। अब दोनों जमातों ने IMF, एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से 1995 से 1999 तक 3 प्रोग्राम्स लिए, जो वक्त से पहले ही में पाकिस्तान पर $39 अरब का कर्जा चढ़ चुका था। यानी पाकिस्तान सूद की अदायगी के काबिल भी नहीं था, या अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो पाकिस्तान डिफॉल्ट और दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका था। अच्छा, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हुकूमत जब उनकी आई और इक़्तिदार में आए, उसके बाद जो पेरिस क्लब है उसके साथ मुआहदा किया गया। मैं आपको बताऊं कि कर्ज़ों की बाकायदा रीशेड्यूलिंग पर भी राज़ी कर लिया गया। आलमी बैंक और IMF के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा भी लिया गया। अच्छा, उस अरसे में पाकिस्तान के सारे सूद अदा करके असल ज़र में से भी $5 अरब की रकम वापस की गई थी, और 2008 में पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ कम होकर $34 अरब रह गया था। अच्छा, फिर 2000 से 2008 तक पाकिस्तानी करेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो भी मुस्तहकम रही। 1999 की अगर बात करूं, 1999 में 1999 में $52 का डॉलर था, और 9 सालों में 52 और 62 रुपए के दरमियान ही रहा। अब नवाज शरीफ साहब के पहले दौरे हुकूमत का अहवाल बताना ना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इब्तिदा ही इंतहा का पता देती है। पते की बात, इब्तिदा ही इंतहा का पता देती है। नून लीग 3 बार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इक़्तिदार में आई, बड़ी किस्मत है, और आखिरी बार अपने पूरे 5 साल मुकम्मल किए। इन 5 सालों में भी नून लीग पर पीपल्स पार्टी ने कई बार अनगिनत, बता भी नहीं सकते कि कितनी बार, कई बार शन और बदउनवानियों के इल्ज़ामात लगाए। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ साथ पाकिस्तानी सियासत में इस बार और सियासी जमात ने एक हमने देखा कि जोर पकड़ा, जिसका नाम था बल्ले वाली पार्टी यानी तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने मुल्क की तबाही और बर्बादी का जो असल जिम्मेदार है, जब भी आपने उनको बात करते हुए सुना होगा, तकरीर करते हुए सुना होगा, इज़हार ख्याल करते हुए सुना होगा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का असल जिम्मेदार सिर्फ करप्शन है। अच्छा, दोनों सियासी जमातों के सरबराहों, वजीरों, मुशीरों पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए। ज़रा खान साहब का क्लिप भी चला दीजिएगा। इमरान खान साहब का विजन करप्शन से पाक पाकिस्तान था, और उन्होंने अपनी सियासत में करप्शन के खिलाफ भरपूर मुहिम भी चलाई। आज तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पर जितना कर्जा है पिछली 2 सियासी जमातों ने इक़्तिदार में आकर चढ़ाया, और इससे ज़्यादा अफसोस की बात है कि उतारे बगैर चलते बने। लेकिन क्या इमरान खान साहब का नया पाकिस्तान करप्शन फ्री पाकिस्तान बनने की जानिब गामजन है? नाजरीन, दिल पर हाथ रखिए और बताइए, चले सुनिए भी। तीनों सियासी जमातों ने एक दूसरे पर करप्शन के बदतरीन इल्जामात की बुछाड़ कर दी, और तीनों सियासी जमातों ने किसी एक वजीर पर जब कोई करप्शन का मुकदमा बनता है तो वो क्या कहता दिखाई देता है? बच्चा जानता है कि फिजा क्या कहेगी। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि करप्शन का इल्जाम तो सियासी इंतकाम है, मुझसे तो कोई सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, सोची समझी साजिश है, ये तो कोई सियासी इंतकाम है। नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया क्योंकि उन पर करप्शन साबित हुई। एक इस्लामी एटमी मुल्क का वजीर आजम, अब जरा सोचिए, अपने बेटे की कंपनी में चपड़ासी लगाओ, क्यों? क्या वजह है कि वो अपने बेटे की कंपनी में तनख्वाहदार मुलाजिम है? एक मुल्क का वजीर आजम, एक एटमी मुल्क का वजीर दुबई की किसी कंपनी का प्लम्बर लगाओ, क्यों? क्या वजह है कि वो इस मुल्क में अहम तरीन वजारत पर फाइज होने के साथ साथ दुबई में भी प्लम्बर की मुलाजमत कर रहा हो? क्यों हमारे मुल्क में सरकारी ओहदों पर बैठने वाले किसी और मुल्क के अकामा होल्डर्स बने हुए हैं? कैसे इस मुल्क के साबिक वजीर खजाना के असासों में 90 गुना तक इजाफा हो गया, और मुल्क हमने देखा कि नीचे आता चला गया। बेचारी अवाम का जो हाल है वो आपके सामने है। किस मुल्क की जमहूरियत में ये मिसालें मिलती हैं सिवाय हमारे मुल्क के? किस मुल्क में मरने वाले के जाली अकाउंट्स में करोड़ों और अरबों रुपए मुंतकिल हो जाते हैं? किस मुल्क का फलूदे वाला अचानक अरबपति बन जाता है? कौन से तरक्की याफ्ता मुल्क के हुक्मरान अमीर तरीन और बेचारी अवाम
جو ان حکمرانوں کو الیکٹ کر کے اسمبلیوں تک پہنچاتی ہے وہ عوام، وہ ووٹر، وہ جمہور غریب ترین ہوتا چلا جائے ان امیر حکمرانوں کی وجہ سے؟ کون سے ملک کی جمہوریت میں حکمرانوں کو چھینک آ جائے تو علاج عوام کے پیسوں پر باہر، اور وہی بیچاری عوام جس کے پیسوں پہ علاج باہر کرواتے ہیں وہ غریب عوام کو کتا کاٹ لے تو دوا دستیاب نہیں ہوتی؟ کس ملک میں یہ ہوتا ہے؟ کون سے جمہوری ملک کے حکمران اپنے نجی دورے بھی سرکاری پیسوں سے کرتے ہیں؟ کون سا وہ ملک ہے دنیا کا جہاں عوام کے خون پسینے کی کمائی سے کروڑوں کے ٹپس دے دیے جاتے ہیں؟ وہ کون سی جمہوریت ہے جہاں بچی مر جائے تو اس کو اسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس تک موجود نہیں ہوتی؟ وہ کون سا جمہوری ملک ہے اس دنیا کے نقشے پہ مجھے دکھا دیں جہاں ایک صوبے کے 50% سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہو؟ مجھے اس ملک کا نام بتائیں جہاں بدنام زمانہ قاتل گینگسٹر کے بیوی بچے بڑے بڑے سیاستدانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اس گینگسٹر کو امن کا ایوارڈ دے چکے ہیں۔ وہ کون سا ملک ہے جہاں سوال کرنے والے کو جمہوریت دشمن کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا ایسا ملک ہے جس کا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کہتا ہے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے جائیدادیں بنائیں، اور عدالت میں کہتا ہے کہ پارلیمان میں دیا گیا بیان سیاسی تھا؟ کون سا ملک ہے وہ دنیا کے نقشے پہ جہاں اربوں کی جائیداد کا ثبوت صرف ایک قطری خط ملتا ہے؟ وہ کون سا ملک ہے جہاں ملک کی سب سے بڑی عدالت سے نااہل ہونے والے ثابت شدہ مجرم کو لوگ اپنا لیڈر مانتے ہیں، اس کو تاحیات قائد کہا جاتا ہے؟ کرپشن کا رونا سب روتے ہیں، لیکن کون کر رہا ہے یہ کرپشن یہ کوئی نہیں بتاتا۔ کس سے پوچھا جائے؟ آج میں پوچھتی ہوں، جو اقتدار میں ہے اس سے پوچھا جائے یا جو مخالف ہے اس سے پوچھا جائے؟ جو الزام لگا رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ کرپشن کی کس نے، یا جس پر الزام لگ رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ ہاں کب مانو گے کہ تم نے کرپشن کی اور کتنی کرپشن کی؟ ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کے کاروبار ایسے ترقی کر رہے ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کس سے پوچھا جائے؟ کون ہے جو بتائے گا؟ ان سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو گئی، یہ تو سیاسی انتقام ہے، عوام کو کھانے کو نصیب نہیں ہوتا، اور وزیر اعظم سمیت اب ذرا سنتے جائیے گا ناظرین، عوام کو روٹیاں نصیب نہیں ہیں، کھانے کو نصیب نہیں ہو رہا، اور یہاں وزیر اعظم سمیت ہر وزیر، ہر مشیر، ہر دور میں امیر ترین ہوتا چلا گیا۔ عمران خان صاحب جو تبدیلی اور کرپشن فری پاکستان کا نعرہ لگا لگا کر تھکتے نہیں تھے، 22 سال کی سٹرگل ہے اور 22 سال ہم نے ان کے نعرے سنے ہیں، پاکستان کا نعرہ لگا کر بار بار کہ پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنائیں گے، یہ تبدیلی آئے گی، یہ تبدیلی آئے گی، یہ باتیں کر کے لوگوں کا اعتماد جیت کے وزیر اعظم بن گئے، جی ووٹ مل گیا، اقتدار میں آ گئی تحریک انصاف۔ انہوں نے بھی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے افسوس کے ساتھ کہوں گی اس غریب ترین ملک کی امیر ترین کابینہ تشکیل دی۔ پاکستان وہ ملک ہے جس پر ابھی تاریخ کا سب سے بلند ترین قرضہ چڑھا ہوا ہے، بجلی، پانی، گیس سے لے کر آٹا، چینی تک نایاب ہو چکے ہیں۔ کرونا کی وبا کے باعث کاروبار کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدترین ہوتی جا رہی ہے، کہیں لوگ فاقے کر رہے ہیں، کہیں بیچارے غربت سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں، یعنی ہر جگہ اس وقت غربت ہے، بھوک ہے، افلاس کے ڈیرے ہیں۔ لیکن اس غریب ترین ملک کو ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس ملک کے پاس امیر ترین کابینہ، وزراء اور مشیر موجود۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے وزیروں اور مشیروں نے بالآخر اپنے اثاثے ظاہر کر دیے۔ اب ذرا سنتے جائیے گا اور کانوں کو ہاتھ لگاتے جائیے گا۔ رزاق داؤد صاحب 1 ارب 78 کروڑ کے مالک اور ان کی اہلیہ 40 کروڑ کی مالک۔ حفیظ شیخ صاحب 29 کروڑ 70 لاکھ کے مالک۔ امین اسلم 1 کروڑ 40 لاکھ۔ 15 وراثتی جائیدادیں، اہلیہ کے 50 لاکھ کے شیئرز، تقریباً 11 لاکھ کی جائیداد اور 92 لاکھ کی 3 گاڑیاں۔ ثانیہ نشتر صاحبہ 2 کروڑ سے زائد اثاثوں کی مالک۔ شہباز گل صاحب جیسے بھی، شہباز گل صاحب بھی 11 کروڑ 80 لاکھ۔ پاکستان میں 1 پلاٹ، فارم ہاؤس، بیرون ملک میں 1 گھر، اور باتیں کرتے بڑی بڑی یہ سب جب ٹی وی پر آتے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب 7 کروڑ 23 لاکھ۔ زلفی بخاری 1300 کنال زمین کے مالک۔ اسلام آباد میں 34 کنال کے پلاٹس، لندن میں 48 لاکھ سے زائد کی جائیداد۔ بیرون ملک 5 کمپنیوں کے شیئرز، 5 لاکھ پاؤنڈز کا سونا۔ اہلیہ کے پاس بھی بہت کچھ ہے، ظاہری بات ہے ان کی اہلیہ کے پاس 1.5 لاکھ پاؤنڈز کا سونا۔ پاکستانی بینکوں میں 24 لاکھ روپے، بیرون ملک بینکوں میں 17 لاکھ پاؤنڈز۔ ندیم بابر 2 ارب 70 کروڑ سے زائد روپے کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ 2 درجن سے زائد کمپنیوں کے شیئر ہولڈرز۔ پاکستان میں 12 کروڑ اور 90 لاکھ روپے کمرشل اراضی الگ ہے۔ ظفر مرزا صاحب 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کے مالک۔
2 करोड़ रुपए का घर, 3 करोड़ के प्लॉट, अहलिया के पास 20 लाख के जेवर। शहजाद सैयद कासिम जो हैं उनके दुबई में 2 करोड़ दिरहम के 3 घर। अमेरिका में तकरीबन $9 लाख की जायदाद, अमेरिकी बैंक अकाउंट्स में $21 लाख, दुबई के बैंक अकाउंट्स में 21 लाख दिरहम और 90 लाख से ज़ायद के प्लॉट्स भी हैं। पाकिस्तान में 12 करोड़ की सरमायाकारी अलग कर रखी है। नदीम अफजल चंद साहब, उनके असासों की मालियत 3 करोड़ से ज़ायद, 5 फार्म हाउस, 3 घर। बाबर अवान साहब 16 करोड़ से ज़ायद जायदाद के मालिक, स्पेन में एक प्रॉपर्टी, 5 करोड़ नकद, 2 करोड़ बैंक अकाउंट में, कारोबार में 40 लाख से ज़ायद की सरमायाकारी, 1.5 करोड़ से ज़ायद की 6 गाड़ियाँ, 20 लाख रुपए के जेवरात। अली नवाज साहब 13 करोड़ 40 लाख से ज़ायद असासों के मालिक। इशरत हुसैन साहब 29 करोड़ 42 लाख से ज़ायद असासों के मालिक। अमेरिका में 3 जायदादें अलग रखी हुई हैं। यार मोहम्मद रिंद साहब के असासों की जो मालियत है, कोई एक वजीर, कोई एक मुशीर करोड़ों से नीचे आने को तैयार नहीं। यकीन करें, अगर पिछले दौर की बात करूं, पिछले 2 अदवार की बात करूं, तो उनके वज़ीर आज़म से लेकर तमाम मुशीर समेत इस दौरे हुकूमत के तमाम वज़ीर, मुशीर और वज़ीर आज़म अपनी तमाम जायदादें बेचते हैं और इस मुल्क का कर्जा अगर पूरा नहीं तो कम से कम आधे से ज़्यादा एक झटके में उतार सकते हैं। ऐसा ही है ना नाज़रीन, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है। जिस मुल्क के अवाम का बुनियादी मसला भूख हो, सेहत हो, रोज़गार हो, उस मुल्क पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान समेत उसके बच्चे, वज़ीर, मुशीर, नौकर तक करोड़पति, अरबपति बने बैठे हों। हैरानी की बात है ना। पाकिस्तान समेत लंदन में, स्पेन में, अमेरिका जैसे ममालिक में 3-3 घर खरीदे हों, छुट्टियाँ गुजारने की गर्ज से दोहरी शहरियत के हामिल हों, ताकि अगर पाकिस्तान में कोई मुकदमा बन जाए तो दूसरे मुल्क में फ़रार हो जाएंगे, इश्तिहारी बन जाएंगे, फ़रारी बन जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि वहाँ इनको कोई तंग करने वाला मौजूद ना हो। ऐसा होता है सिर्फ पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में। अफसोस के साथ कहूँगी कि मेरे मुल्क के साथ इन शक्लों ने, इन नामों ने ये किया। अफसोस के साथ कहूँगी, किसी भी पाकिस्तानी को इतनी ही तकलीफ होगी जितनी आज मुझे हो रही है। करप्शन की किसने, ये नहीं कोई बताएगा। करप्शन 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 कौन करता है भाइयों बहनों, आप लोगों में से बताएं ना। ये कोई बता नहीं सकता। जिस पर करप्शन का इल्जाम लगता है वो, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, दावा करता है जी सियासी जा रहा है। जिस पर करप्शन का इल्जाम लगता है वो कहता है कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। जिससे सवाल किया जाता है कि इक़्तिदार के 5 साल एंजॉय किए, कर्जा लिया, कहाँ लगाया, तो कहता है कि सियासतदानों की तो पकड़ी उछाली जा रही है। और हमारे प्यारे गरीब अवाम जिनके पैसों से कुछ लोग अमीर से अमीरतर हो गए, हमारे प्यारे गरीब वोटर जिनको खाने और इलाज के लाले पड़े हुए, उनके पैसों से लोगों ने लंदन में जाकर इलाज करवाए। हमारे प्यारे गरीब सादे जो छोटी मोटी करप्शन करने वाले लोग हैं, जिनके बारे में जो भी जब छोटा सा भी डाका डाल लेंगे ना, अगर ये आज भी बेचारे गले में ढोल डालकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनका कायद लंदन से वापस आएगा और ये बेचारे भंगड़ा डालेंगे, ये आज भी इस बात का इंतजार करें कि ये और इनकी आने वाली नस्लें भले मर जाएं, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, सिंध पूरा का पूरा मुंजधाड़ो बन जाए, लेकिन बस बिलावल को किसी तरह वजीर आजम बनता देख लें। ये आज भी सोच रहे हैं कि इनकी तब्दीलियां इनकी जिंदगियों में आए ना आए, कप्तान को 15-20 हज़ार साल हुकूमत के लिए मिल जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।